मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करते हैं। क्लास 10th की केमिस्ट्री की एक्सरसाइज चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट जो MCQs हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। द रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स, द फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप और बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कंटिन्यू एट द सेम रेट। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे तो स्टॉप हो जाता है, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो है वो इक्वल रेट होते हैं। रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है एट A reversible reaction have the following characteristics except कि इसमें सारे characteristics जो हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के हैं, लेकिन एक नहीं है, तो वो कौन सा वो आपने बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, ये भी ठीक है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। दे नेवर कंप्लीट, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये भी करेक्टरिस्टिक है। थर्ड है प्रोडक्ट्स डू नॉट फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन, तो ये वाला जो है ये यहाँ ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का ये करेक्टरिस्टिक नहीं है बल्कि उसके अगेंस्ट है। डी ऑप्शन भी ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो विद हाफ हेडेड। थर्ड क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग फॉर द गिवन रिएक्शन इज। आपको ये रिएक्शन गिवन है, इसके लिए कांस्टेंट आपने लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने आपको याद हो गया होगा अब तक कि वो रेशो होता है किसका, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो अब ऊपर जो है क्या आता है, हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है, और ऊपर ये देखें ये ऊपर होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इसमें क्या है NO, तो NO यहाँ पर देखें ऊपर किसके है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बल्कि ये वाला है NO ऊपर है। तो आप इसी हिंट से समझ जाएंगे कि इसमें डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद उसका कोएफिशिएंट लिखते हैं, ये देखें 2 इसका कोएफिशिएंट है, तो ये इसकी पावर आ गई, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट इसके कौन कौन से N2 और O2 वो इसके नीचे लिखे हुए हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। Kc क्या होता है, द सम ऑफ टू रिएक्टेंट्स, द डिफरेंस ऑफ टू रिएक्टेंट्स। सी है द रेशो ऑफ द टू रेट कांस्टेंट, और डी है द प्रोडक्ट। तो ये क्या होती है, रेशो होती है, ये हमेशा याद रखें कि ये रेशो होती है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज़ वेरी स्मॉल इट शोज दैट। जब Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो क्या होता है, तो आपको मैंने बताया कि Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो ये अगर Kc की वैल्यू स्मॉल होगी तो इसका मतलब होगा कि प्रोडक्ट जो हैं वो उनकी कंसंट्रेशन कम है। तो Kc की वैल्यू कम होगी तो प्रोडक्ट की जो है कंसंट्रेशन भी कम होगी। तो उसकी प्रोडक्ट कम हो तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर प्रोडक्ट कम है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ताकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करेगा, तो रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ए ऑप्शन इसकी ठीक है, बाकी ऑप्शन इसकी ठीक नहीं है। अगर Kc स्मॉल होता है इसका मतलब है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम है, तो फॉरवर्ड में प्रोसीड होगा तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर विच डायरेक्शन द Kc विल हैव नो यूनिट्स। Kc की कब यूनिट्स नहीं होती, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल जो है वो इक्वल होते हैं। अब इन सब में देखें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर देखें ये 4 है और ये 5, 4 और 5 कितने होते हैं 9, यहाँ पे ये 4 हैं ये 6 हैं, तो ये 10 हो गए, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखें ये 1 है ये 3 है, इस तरफ 4 हो गए रिएक्टेंट की तरफ, और जो प्रोडक्ट है वहाँ पे 2 हैं, तो ये भी इक्वल नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखें N2 ये 1 है और ये 1, इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ 2 हो गए, इस तरफ भी 2 हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे यूनिट जो है वो नहीं होगी जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स जो हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पर देखें ये 1 है ये 3 है, ये 4 हो गए, और इस तरफ देखें 1 और 1 2, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज इट शोज दैट। अब Kc की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में मूव करेगा रिवर्स रिएक्शन में। तो क्या है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये भी दुरुस्त नहीं है, करेक्ट नहीं है। इक्विलिब्रियम विल नेवर बी अचीव्ड, ये भी करेक्ट नहीं है। रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये भी करेक्ट नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये फिर रिवर्स रिएक्शन होगा।
एक्टिव मासेस मीन्स एक्टिव मास क्या होती है? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। नो, ये डी ऑप्शन ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इसकी ये डेफिनेशन एक्टिव मास की है। क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन के सी इज इक्वल टू सी। ये आपको जो है वो दिया हुआ है जनरल के उसके लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए दिया हुआ है। तो केसी है तो आपने क्या करना है, द इक्वेशन विल बी। तो इनकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन में हम कैसे लिखते हैं कि अब देखें कि एक्सप्रेशन जब लिखा जाता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो ऊपर क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है और ये नीचे रिएक्टेंट्स होते हैं। तो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? ए और बी। तो इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी। अब इनके पीछे इनके कोएफिशिएंट होते हैं, जो इसकी पावर होती है वो क्या होता है? इसका कोएफिशिएंट। तो ए का कोएफिशिएंट 3 है तो ए के पीछे लिख लें, बी का कोएफिशिएंट 2 है तो ये 2 के पीछे ये लिख लें। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये एरो डालने हैं, डबल एरो डालना है और फिर प्रोडक्ट लिखनी है। प्रोडक्ट क्या है? सी, और इसकी पावर 4 है तो इसका कोएफिशिएंट 4 आएगा। तो यहाँ पर देखें कौन सी है ये वाली इक्वेशन, तो ये डी नंबर पे है, तो इसके लिए ये वाला करेक्ट है। फिर 10th क्वेश्चन है इसका, the reaction between PCl3 and Cl2 will produce PCl5। तो ये इसकी इक्वेशन दी हुई है। the unit of Kc for this reaction are। तो हमने इसके लिए यूनिट जो है वो देखने हैं क्या होगा। तो A की कंसंट्रेशन पहले हम इसका देख लेंगे कि लिखने के लिए पहले Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे इस इक्वेशन के लिए Kc किसके इक्वल आएगा? ये आएगा जी, ऊपर जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। अब PCl5 है, अब इसका नीचे रिएक्टेंट्स आते हैं। रिएक्टेंट कौन से हैं? PCl3 और दूसरा क्या है? Cl2। अब इनका कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है इसलिए इनकी पावर कुछ भी नहीं आएगी। अब एक की कंसंट्रेशन की जो होती है यूनिट होता है एक कंसंट्रेशन का, वो क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसकी लिख लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे आ जाएं तो इसका भी एक इसका हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और एक इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर एक तो एक के साथ कट गया, अब एक बच गया तो केसी का यूनिट क्या आ जाएगा? ये ऊपर 1 बच गया और नीचे बच गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब। या आप इसको लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल इनटू, आप ये ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर -3। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोल यहाँ पर प्लस है, इसकी पावर 1 है तो +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। और डेसीमीटर की नीचे -3 है, जब ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। तो केसी की हमारे पास यूनिट जो है वो ये आ जाती है। तो यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट है। तो मोल -1 और DM क्यूब आ जाता है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।